अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती टूटने वाली है। 28 फरवरी को जब ईरान युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कहने पर ही ईरान पर हमला किया था। उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने सारी आलोचनाओं के बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक एक बात मानी। यह तक कहा कि इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। और मुस्लिम देशों को भी यह धमकी दी कि अगर उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करके इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी, तो अमेरिका ईरान के साथ समझौता नहीं करेगा। यानी जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर पूरा भरोसा था और दोनों की दोस्ती अटूट मानी जा रही थी, तभी एक बड़ा खेल हुआ। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की एक नई रिपोर्ट आई, जिसमें यह दावा हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू से सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि वो अब उन पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। 1 जून को राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बताया जा रहा है फोन पर बात हुई, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एहसान फरामोश कहा है। ये बोला कि अगर वो नहीं होते तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू जेल के अंदर होते। बात यही नहीं रुकी, आगे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब हर कोई प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नफरत करता है, उनके कारण दुनिया में इजराइल के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और अगर इजराइल ने लेबनान में अपने हमले नहीं रोके तो अमेरिका इसे स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ हम आपको इस बातचीत का वो हिस्सा पढ़कर नहीं बता रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने गाली गलौज की है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है। अब तक युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। इस कड़वाहट के पीछे भी एक ऐसा कारण है जो ये बताता है कि इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप खुद को कितना कमजोर महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए तो ईरान के साथ उनकी डील बीच में अटक जाएगी और ये डर कहीं ना कहीं सही भी है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि लेबनान पर हुए हमलों के कारण ईरान ने अमेरिका के साथ अपनी बातचीत बंद करने का फैसला किया। ईरान की सरकार का कहना है कि अब अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी संदेश आएगा तो उसे कचरे के डिब्बे में उठाकर फेंक दिया जाएगा। यही नहीं, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूर्ण रूप से बंद रखने का ऐलान किया। ये धमकी दी कि लेबनान के हमलों का बदला ईरान लेगा। यानी स्थिति यह है कि अमेरिका इस वक्त एक दलदल में फंस गया है और भारत की नजर इस पर क्यों रहनी चाहिए? भारत की नजर इसलिए रहनी चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैस सबकी कीमतों पर किस तरह का असर इस युद्ध से हो रहा है और नए सिरे से अगर ये भड़कता है, ये पीस डील नहीं होता है, तो भारत के लिए भी चिंता की बात है। अमेरिका एक ऐसे दलदल में है जिसके पास ना तो इजराइल खड़ा रहना चाहता है और ना ही ईरान इस दलदल में फंसे अमेरिका से कोई डील करना चाहता है। अब तक हॉलीवुड में 1000 से ज्यादा ऐसी फिल्में बनी जिनमें यह दिखाया गया कि जब भी दुनिया पर कोई संकट आया, जब भी दुनिया में कोई प्रलय आए, धरती पर एलियंस आए, हर संकट से दुनिया को बचाने की एकमात्र उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा। अमेरिका ने हमें सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसे कई सुपर हीरोज दिए और इनसे अपनी एक ऐसी छवि बनाई कि दुनिया के हर संकट का समाधान बस अमेरिका ही है। लेकिन आज हकीकत यह है कि अमेरिका के पास अपनी खुद की समस्याओं का समाधान नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच 7 अप्रैल को सीज फायर लागू हुआ था और उस दिन से लेकर आज 2 जून तक अमेरिका ईरान के साथ एक डील नहीं कर पाया है। डील तो छोड़िए, मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका काफी मजबूर नजर आता है, जिसे अब इजराइल भी ना यानी नो कहना सीख गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन करके यह दबाव बनाया कि वो दक्षिणी लेबनान में अपनी जो सैन्य कार्रवाई है उसको रोक दे, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना। आज भी उन्होंने दक्षिणी लेबनान पर कई हमले किए, जिनमें सबसे भीषण हमला टायर शहर पर हुआ। इस हमले में एक घर तबाह हो गया और 2 लोग घायल हुए। आप तस्वीरें देखिए और ये समझिए कि क्यों इन हमलों से राष्ट्रपति ट्रंप का खून खौल रहा है। لك انا يرفعك عليك الله اكبر الله اكبر الله اكبر راحوا الاسعاف
अब ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद इजराइल लेबनान में अपने हमलों को क्यों नहीं रोक रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इजराइल का कम क्षेत्रफल। जब बात अर्थव्यवस्था की होती है तो मिडिल ईस्ट के सभी 18 देशों में इजराइल की अर्थव्यवस्था सऊदी अरब के बाद दूसरे स्थान पर आती है। जब बात विकास की आती है तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी इजराइल मिडिल ईस्ट के सभी देशों में सबसे आगे है। जब बात सेना की, आधुनिक हथियारों की आती है तो इसमें भी इजराइल ईरान को छोड़कर मिडिल ईस्ट के सभी देशों से बहुत आगे है। और टेक्नोलॉजी में भी इजराइल का कोई मुकाबला नहीं, ना ही इंटेलिजेंस में, यानी ज्यादातर मामलों में इजराइल मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के मुकाबले बहुत बहुत मजबूत है। लेकिन इसी जगह क्षेत्रफल का मामला, यही उसकी कमजोर नब्ज है। क्षेत्रफल के मामले में वो बहुत पीछे है। उसका क्षेत्रफल लगभग उतना है जितनी हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास जमीन। जब मिडिल ईस्ट का नक्शा देखा जाता है तो इसमें इजराइल बहुत छोटा नजर आता है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 21,937 वर्ग किलोमीटर है। और आपको यकीन नहीं होगा कि एक ईरान में इजराइल जैसे 75 देश समा सकते हैं। ये देखिए मैप, ये जो आपको पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का, डार्क बैगनी रंग का, जो गाढ़ा बैगनी रंग का कलर दिख रहा है, ये इजराइल है। अब इसके मुकाबले आप देखिए, जॉर्डन भी बड़ा दिख रहा है, इराक, ईरान और सऊदी अरब तो खैर बहुत ही बड़ा। तो इस इजराइल जैसे 75 देश ईरान में समा सकते हैं। सऊदी अरब के कुल क्षेत्रफल में 98 इजराइल, यूएई में 4 इजराइल, इराक में 20 इजराइल और जॉर्डन के भी क्षेत्रफल में इजराइल जैसे 4 देश बन सकते हैं। और यही कारण है कि जब भी कोई संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो इसमें इजराइल अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के बारे में सोचता है और इस युद्ध में वो यही कर रहा है। वो दक्षिणी लेबनान को बफर जोन बनाकर उसे अपने नियंत्रण में करना चाहता है, जबकि गाजा में भी उसने 70% जमीन को अपने नियंत्रण के लिए में लेने के आदेश दिए हैं, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। और नाराज इसलिए है क्योंकि लेबनान पर इजराइल के हमलों से वो ईरान के साथ डील नहीं कर पा रहे। ईरान चाहता है कि लेबनान में उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह रोका जाए, वरना वो भी इजराइल पर हमले करेगा। अब इजराइल अपनी जगह अपनी सुरक्षा चाहता है। आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मुसावी ने कहा कि लेबनान में दुश्मन के अपराधों के सामने ईरान का सब्र अब जवाब देने वाला है और अगर ये हमले रोके नहीं गए तो इजराइल को इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू की दोस्ती टूटती है तो इसका असर आपकी जेब और रसोई दोनों पर पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान में सैन्य कार्रवाई को नहीं रोकेंगे तो अमेरिका इजराइल से खुद को अलग कर लेगा और ऐसी स्थिति में अमेरिका और ईरान के बीच डील होने की संभावना मुश्किल में आएगी। ईरान ये कहेगा कि वो और हिजबुल्लाह अलग नहीं है। अगर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध जारी रहता है तो इस डील का कोई मतलब नहीं है। इजराइल लेबनान पर अटैक अगर नहीं रोकता है तो ऐसे में ये डील नहीं होगी, ईरान अड़ा रहेगा। डील नहीं होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान खोलेगा नहीं। अगर हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो 20% तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं होगी और अगर यह आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो भारत के लिए संकट गहराएगा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पहले ही भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 बार बढ़ चुकी हैं और ये 7.5% महंगा हो चुका है। यहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें दुनिया के 98 देशों में बढ़ी हैं, ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत के मामले में पेट्रोल डीजल का महंगा होना आम लोगों की जेब के लिए अच्छा नहीं है। भारत के आम लोगों की पेट्रोल डीजल खरीदने की क्षमता अगर आप देखिए तो लोगों के लिए चैलेंज है। अमेरिका के लोग प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हर दिन 198.7 लीटर पेट्रोल, जापान में 92 लीटर पेट्रोल, ब्रिटेन में 74.3 लीटर, जर्मनी में 69 लीटर, फ्रांस में 55.3, इटली में 50.8, रशिया में 41.6, चाइना में 28.7 और भारत में आम लोगों की प्रतिदिन 7.6 लीटर पेट्रोल खरीदने की क्षमता है। यही कारण है कि भारत के लिहाज से इस युद्ध का और फैलना सही नहीं है और इससे भारत के चैलेंजेस बढ़ेंगे। कि आखिर भारतीय राजनीति में सब कुछ जायज क्यों माना जाता है और ऐसा क्यों है कि जैसे ही कोई मुद्दा सरकार को घेरने का अवसर देता है वैसे ही तथ्य पीछे हो जाते हैं, राष्ट्रहित पीछे चले जाते हैं या धकेल दिए जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पर किसी को कोई असहजता भी नहीं होती, किसी को यह चिंता नहीं होती कि राजनीतिक लाभ के लिए देश की छवि, देश की प्रतिष्ठा, देश के तथ्य दांव पर लगाए जा रहे हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर एक बयान दिया।
और ये कहा कि पहले व्यापार के मामले में भारत अमेरिका का खूब फायदा उठाता था, लेकिन अब अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है। इस बयान को भारत की राजनीति में ब्रह्म वाक्य मान लिया गया और इसे ऐसे पेश किया गया जैसे राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है और भारत ने अमेरिका के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। लेकिन आज हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या किसी ने रुककर पूछा कि इस दावे का आधार क्या है? क्या किसी ने व्यापार के असली आंकड़े निकाले? क्या किसी ने यह जांचने की कोशिश की कि वास्तविक स्थिति क्या है? और क्या किसी ने यह देखा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संतुलन आखिर कहता क्या है? या किसी ने यह समझने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी निजी राजनीति को साधने के लिए भारत के खिलाफ बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इस बयान की सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि इससे रणनीतिक और राजनीतिक हमला किया जा सके। हमारे देश में जब राजनीति का मौका दिखाई देता है तो अक्सर तथ्य सबसे पहले बलि चढ़ जाते हैं। विडंबना देखिए, आज के दौर में हर तरफ फैक्ट चेक की बातें होती हैं। कई तथाकथित फैक्ट चेकर इसकी सोशल मीडिया पर दुकान सजाते हैं, लेकिन हकीकत में कई बार यही लोग राजनीतिक रूप से सुविधाजनक बयानों को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेते हैं और इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि यहां ऐसे बयान उनके एजेंडे को सूट करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान आज उनको बड़ा मजेदार लग रहा है। आज यही हुआ है। आप पहले इस बयान को सुनिए, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। सुनिए। Look, India for years has, and I don't blame them, I blame us because we had stupid people here. India for years really took advantage of the United States. You know, they charged us tremendous tariffs and they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that that happened, but it happens. It was before me. But they charged tremendous amounts of tariffs to our company, and we didn't charge them anything. You know, they sold motorbikes here too. You know, we charged them nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India. But we'll get to a deal, because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. इस बयान को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि क्या वाकई में अमेरिका भारत का फायदा उठा रहा है और इसमें आखिर कितनी सच्चाई है। तो आज आंकड़ों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यही कहते हुए भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था ना कि हम अमेरिका के साथ बराबरी का व्यापार नहीं करते। अमेरिका तो हम पर काफी कम टैरिफ लगाता है, लेकिन हम अमेरिका के सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, जिससे भारत को फायदा होता है। अब आंकड़े बताते हैं कि यह फायदा होता भी था। साल 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 7,33,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया, जबकि इसी दौरान अमेरिका ने हमें 3,86,000 करोड़ रुपए का ही निर्यात किया और इससे अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार मुनाफा है वो 3,47,000 करोड़ रुपए का था। तो इतना हम फायदे में रहते थे और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि पहले कम टैरिफ के कारण भारत अमेरिका का बहुत फायदा उठाता था, लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि अब यह स्थिति बदल गई है और अब अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है। इस बयान से ऐसा लगता है कि टैरिफ लगने के बाद भारत का ट्रेड सरप्लस खत्म हो गया। यह नंबर याद रखिएगा, 3,47,00,000 रुपए। यही है ना हमारा मुनाफा जो 24-25 में था। और ऐसा लग रहा है जैसे अब हम अमेरिका हमसे व्यापार मुनाफा कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे, जबकि ये बात सरासर गलत है। टैरिफ लगने के बाद साल 2025-26 में भारत और अमेरिका के बीच 12,43,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। यह व्यापार पिछले साल से 1,24,000 करोड़ रुपए ज्यादा है और इसमें भी भारत ने अमेरिका को 7,70,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है, जबकि अमेरिका ने हमें 4,73,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। यानी मतलब यह हुआ कि टैरिफ लगने के बाद भी भारत का अमेरिका के साथ व्यापार मुनाफे में है 2,97,000 करोड़ रुपए का है। और अब भी अगर हम देखें तो हम ट्रेड सरप्लस में है। पिछली बार से कमी जरूर आई है, पहले से लगभग 1.25 करोड़ की, लेकिन आज भी भारत फायदा उठा रहा है
और जो ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी निजी राजनीति के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब हमें फायदा हो रहा है, ये बात किसी भी फैक्ट की सच्चाई पर, कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। आज भी भारत का व्यापार मुनाफा 3 लाख करोड़ के आसपास है। ये बात सही है कि अमेरिका का निर्यात पिछले साल से 87,000 करोड़ रुपए बढ़ा है और हमारा व्यापार मुनाफा 50,000 करोड़ रुपए कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका फायदे में है। भारत आज भी फायदे में है और नंबर आपके सामने है, लगभग 3 लाख करोड़ का। आगे बढ़िए। हकीकत तो यह है कि हम अब भी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के ट्रेड सरप्लस में चल रहे हैं, लगभग 3 लाख। अगर कुछ लोगों को परेशानी है तो एग्जैक्ट नंबर बता देते हैं, 2,97,000 करोड़। ठीक है, तो हम आज भी ट्रेड सरप्लस में ही हैं। अगर मार्च 2026 के भी आंकड़े देखें तो इस एक महीने में अमेरिका और भारत के बीच 1,21,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें भारत कुल 38,146 करोड़ रुपए के फायदे में रहा। लेकिन फिर भी जब राष्ट्रपति ट्रंप इन आंकड़ों से इतर गलत दावा करते हैं तो हमारे देश में विपक्षी नेता इसे सच मान लेते हैं और इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि आप करिए राजनीति, सरकार पर सवाल उठाइए, लेकिन सवाल है कि राष्ट्रपति ट्रंप जब भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी राजनीति को, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को साधने के लिए, तो हम सबको एक आवाज में उनके खिलाफ बोलना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप गलत दावा करके हमारे देश की छवि ऐसे पेश करें जैसे अमेरिका हमारा फायदा उठा रहा हो, लेकिन आज भी हम 3 लाख करोड़ के सरप्लस में चल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ लगने से अमेरिका भारत से खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन यहां भी उनका दावा गलत है। न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक कहता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों से अमेरिका का औसत टैरिफ 2.6% से 13% हुआ, लेकिन इस टैरिफ का बोझ दुनिया के दूसरे देशों पर नहीं पड़ा। टैरिफ का 90% भुगतान अमेरिका के लोगों ने ही किया, जबकि 10% भुगतान कंपनियों ने किया। यानी अगर भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लागू भी हुआ, तब भी इस टैरिफ को हमने और हमारी कंपनियों ने भरा ही नहीं। इसे तो अमेरिका के लोगों ने भरा, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो भारत से खूब पैसा कमा रहे हैं। हमारे देश के विपक्षी नेता इसे सच मान लेते हैं। अगर अमेरिका की इस रिपोर्ट पर यकीन ना हो तो जर्मनी के केल इंस्टीट्यूट के आंकड़े देखिए, जो ये कहता है कि टैरिफ का 96% बोझ अमेरिका के लोगों ने उठाया, सिर्फ 4% बोझ कंपनीज ने उठाया। हमारा सोर्स है केल। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच ऐसा कोई बहुत बड़ा समझौता नहीं हुआ जिसके आधार पर यह कहा जाए कि अमेरिका भारत का फायदा उठा रहा है। 31 अक्टूबर 2025 को भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा समझौता हुआ वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्नोलॉजी के साझा इस्तेमाल को लेकर था। उसी का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 19 मई 2026 को भी एक करार हुआ जिसमें यह तय हुआ कि अमेरिका भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए जरूरी सेवा, जरूरी उपकरण देगा, लेकिन यह भी कोई ऐसा समझौता नहीं था जिससे अमेरिका ने हमारा फायदा उठा लिया। अगर हमने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं तो उनकी मेंटेनेंस के लिए ऐसे समझौते हमें करने ही होंगे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हर बार की तरह ऐसे दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। हमारे देश में इस पर राजनीति होती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लेकर यह दावा किया था कि वो अमेरिका से टैरिफ से डरे हुए हैं, अमेरिका के टैरिफ से, और ऐसा दावा था कि जिस पर फ्रांस के विपक्षी दल राजनीति कर सकते थे और ये भी कह सकते थे कि उनके राष्ट्रपति अमेरिका के टैरिफ से डर गए हैं, उनके दबाव में हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा कुछ हुआ नहीं और वहां के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति ट्रंप पर ही सवाल उठाया और उनके देश के लिए ऐसी टिप्पणी आखिर वो कैसे कर सकते हैं, ये जमकर उन्होंने बात रखी। कनाडा को लेकर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया था कि वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी उनके टैरिफ से आशंकित हैं और अब तक कनाडा अमेरिका का फायदा उठाता था, लेकिन अब अमेरिका कनाडा का फायदा उठाएगा। लेकिन सोचिए, कनाडा में भी इस पर पॉलिटिक्स नहीं हुई। सारा देश एक साथ मिलकर कनाडा के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर खूब सवाल किए। यही चीज जर्मनी के मामले में हुई, स्पेन के मामले में, नेटो के मामले में, यूरोपियन यूनियन के मामले, यहां तक कि चाइना के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप ने जो दावे किए उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया और अमेरिका की मीडिया ने खुद कई बार इन बयानों का फैक्ट चेक किया। लेकिन हमारे देश में इसको लेकर खूब पॉलिटिक्स हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप के दावे को आज खूब महिमा मंडन किया जा रहा है। इसी के साथ यह आंकड़ा हमारा नहीं है, यह आंकड़ा जो वहां पर छापे गए वॉशिंगटन पोस्ट में है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि
अभी तक के आंकड़े को अगर आप देखिए तो वॉशिंगटन पोस्ट ये दावा करता है, वॉशिंगटन पोस्ट ये दावा करता है, एक बार फिर से वो नंबर दिखा दीजिए। वॉशिंगटन पोस्ट ये दावा कर रहा है कि खुद ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 30,573 झूठ बोले हैं। ये किसी और का दावा नहीं है, ये हमारे आंकड़े भी नहीं है, अमेरिका के मीडिया का है। और आप ईरान को ही याद कर लीजिए, ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या क्या दावे नहीं किए, लेकिन सोचिए क्या वहां इन दावों पर आंख मूंद कर कोई विश्वास कर रहा है? याद कीजिए, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल भारत को डेड इकोनॉमी बताया था, तब भी कई विपक्षी नेताओं ने इस पर आपत्ति नहीं जताई, बल्कि हां में हां मिलाया। लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे की भी पोल खुल गई। चलिए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आज साल 2025-26 की जीडीपी के आंकड़े क्या हैं। तो डेड इकोनॉमी जिसे बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और हमारे देश में हां मिलाया जा रहा था, तो एक बार ये नजर मार लीजिए, ये 2025-26 के आज नंबर्स आए हैं, 7.7%। पिछले साल का अगर आप नंबर देखिएगा तो ये देखिए 7.1%। इसी के नजरिए से अगर आप अमेरिका का देखें तो मौजूदा नंबर है 2.1% का की वृद्धि, और वहीं जब आप पिछले साल का देखेंगे तो 2.8% का, इसी के आसपास ये झूल रहे हैं। वहीं पर चाइना में भी देखेंगे तो चाहे वो इस साल का हो या फिर पिछले साल का हो, दोनों में ही 5% है जीडीपी। फिर आप आ जाइए जर्मनी पर। जर्मनी में हालत इन दिनों दुरुस्त नहीं है और ये गिरावट है -0.5% की उनकी जीडीपी में, जो कि पूरी तरह से आप कह सकते हैं एक रेड सिग्नल यहां पर ब्लिंक कर रहा है। वहीं अगर आप देखें तो अभी जो नंबर ये पिछली बार का है, पिछले साल का है, इस बार वो 0.2% आगे बढ़े हैं, इससे उभरे हैं। अब जापान पर आ जाइए, जापान 0.1% है, 0.1% पिछले साल था और इस बार कितना है वो 1.1%, और वैसे ही ब्रिटेन में 1.3%। मतलब आप समझ लीजिए कि ये दोनों देश लगभग आसपास ही हैं, इनसे 1% ऊपर ये अमेरिका है, और यहां पर आप देखिए तो पिछले साल में इनके नंबर्स 1.1% थे। तो इससे अंदाजा आपको लग जाएगा कि चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना, जर्मनी, जापान, जीडीपी के मामले में जो नंबर्स आए हैं वो साफ तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर एक बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यही है कि आज इन सब के इर्द गिर्द हो रही पॉलिटिक्स के बीच सच कहीं छिप ना जाए। बात सिर्फ भारत की डेड इकोनॉमी बताने की नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 बार यह दावा किया कि भारत ने रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। खूब हमारे देश में इसमें पॉलिटिक्स हुई, लेकिन सच यही है कि आज तक एक बार ऐसा नहीं हुआ जब हमने रशिया से अपने कच्चे तेल के आयात को बंद किया हो। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये आंकड़े देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 अगस्त 2025 को भारत पर रशिया से तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया था। रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो? लेकिन तब भी हम नहीं झुके। और मुझे आज भी व्लादिमीर पुतिन का मेरा वो इंटरव्यू याद आता है जिसमें ये सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि वो तो हमसे यूरेनियम खरीदते हैं, तो खुद पर टैरिफ क्यों नहीं लगा देते? तो अमेरिका अगर यूरेनियम खरीद सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं? और अगस्त 2025 में हमने रशिया से प्रतिदिन 16,90,000 बैरल कच्चा तेल आयात किया था। अगस्त के बाद सितंबर में भी ये प्रतिदिन 16,10,000 बैरल रहा। और जब हमारे देश के बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भारत अमेरिका से डर गया है और हमने रशिया से कच्चे तेल की खरीद कम कर दी है, तब यही खरीद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची और नवंबर महीने में हमने रशिया से प्रतिदिन 18,40,000 बैरल तेल खरीदा। और ये पूरा ग्राफ आप देख सकते हैं कि इसके बाद भी हमने रशिया से कच्चे तेल की खरीद बंद नहीं की और रशिया हमारा सबसे बड़ा ऑयल पार्टनर बना रहा। दुख की बात यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो भारत से खूब पैसा कमा रहे हैं, तो हमारा विपक्ष इस बयान को उठाकर मुद्दा बनाता है। जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि अमेरिका ने भारत पर जो दबाव बनाया वो सारा दबाव बेकार गया, भारत अमेरिका से डरा नहीं, तो ये बयान कोई कोट नहीं करता। लेकिन आज हम आपको राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह बयान भी दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने उसी वक्त दिया जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत को लेकर यह भ्रामक दावा कर रहे थे। सुनिए। आज जब हमारे देश में यह सारी राजनीति हो रही है, तब हम आपको 6 जनवरी 2021 की ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये वही तस्वीरें हैं जब अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने चुनावी नतीजों के खिलाफ दंगे किए थे।
और अमेरिका की संसद का मजाक बनाकर रखा था। इन दंगों में जो लड़का कैपिटल हिल की खिड़कियों को तोड़कर अंदर घुसा था और जिसे अमेरिका की अदालत ने इसके लिए दोषी माना था, जानते हैं इस दंगाई के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया है। एलियस इरेजारी नाम के इस लड़के को राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन में यानी अमेरिका के रक्षा विभाग में नौकरी दे दी है। और जब इस पर सवाल खड़े हुए तो पेंटागन के प्रेस सचिव जोएल वाल्डेज ने कहा कि यह लड़का देशभक्त है। इसके जैसे लड़कों की अमेरिका के रक्षा विभाग को सख्त जरूरत है। सोचिए, अब तक हम नहीं सोचते थे कि भारत में बाहुबलियों, अपराधियों, दंगाइयों को चुनाव में टिकट कैसे ये पार्टियां दे देती हैं। सांसद, विधायक वो बन जाते हैं, जेल से चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। लेकिन अमेरिका तो इससे भी एक कदम आगे निकल गया। उसने अमेरिकी संसद में हिंसा करने वाले लड़के को रक्षा विभाग में नौकरी ही दे दी। वाह, क्या गजब हो रहा है राष्ट्रपति ट्रंप के राज में। 来自全美各地的上万名特朗普的支持者举行集会游行。Take that house! Take it now! अब बात करेंगे ईरान की, जहां एक बार फिर से युद्ध की आग धधक उठी है। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर अटैक किया, जिसके जवाब में अमेरिका ने केशम द्वीप पर बमबारी शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि शांति लंबे समय तक शायद कायम रहेगी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी ऐसा लग रहा है। इन हमलों के बीच एक और बड़ी खबर आई है। इस साल 28 फरवरी के बाद से एक सवाल पूरी दुनिया पूछ रही थी कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का क्या हुआ, उनके अंतिम विदाई का कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। अब इन सवालों का ठोस जवाब मिलने लगा है। ईरान के सरकारी मीडिया IRNA के मुताबिक पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की अंतिम यात्रा 16 जून से 26 जून के बीच किसी एक दिन निकाली जाएगी। हालांकि अभी तक तारीख तय नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक इसी महीने मुहर्रम के दौरान अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। IRNA की खबर के मुताबिक अली खामेनेई के जनाजे के लिए ईरान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा और इन 3 दिनों के अंदर अलग अलग जितने शहर हैं, तमाम शहरों में शोक सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। अनुमान है कि उनके जनाजे में करीब 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। खबर के मुताबिक अली खामेनेई का जनाजा तेहरान के अलावा देश के 2 प्रमुख धार्मिक शहर कोम और मशहद में भी गुजरेगी। योजना के मुताबिक मशहद में अली खामेनेई के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, क्योंकि यह शहर उनका घर था। दुनिया के ज्यादातर धार्मिक परंपराओं में व्यक्ति की मृत्यु के कुछ ही दिनों के अंदर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन अली खामेनेई के मामले में करीब 3 महीने बाद जनाजा उठेगा। अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में हुई थी और उसी के बाद से ईरान के वरिष्ठ नेता और सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उनके शव को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। अपने पूर्व सुप्रीम लीडर की अंतिम यात्रा की तैयारियों के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता को फिलहाल रोक दिया है और अटैक शुरू कर दिए हैं। ईरान की फार्स और तस्निम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान की तरफ से शांति वार्ता के मीडिएटर्स से बातचीत बंद कर दी गई है और बातचीत बंद करने की वजह इजराइल द्वारा लेबनान पर किए जा रहे हमले हैं। युद्ध विराम के पहले शर्त यह रखी गई कि इजराइल लेबनान पर हमले नहीं करेगा, लेकिन हमने आपको बीते दिन बताया लेबनान पर हमले करने के लिए ट्रंप कह रहे हैं, नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। दोनों के बीच बकझक हो गई, लेकिन हिजबुल्लाह की ओर से किए गए हालिया हमलों के बाद इजराइल ने फिर से लेबनान में अपने सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिए और दक्षिण लेबनान और बेरूत पर जबरदस्त बमबारी की है। इसी सैन्य ऑपरेशन को आधार बनाते हुए ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और इसी के साथ साथ उसने बातचीत को बंद कर दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन दावों को झूठा बताया गया है। उनके मुताबिक ईरान के साथ बातचीत लगातार जारी है और अब समय आ गया है कि किसी ना किसी तरह के एक समझौता किया जाए। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर और ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमले किए,
उसे देखते हुए दोनों देशों में शांति बहाली की उम्मीद कम होती जा रही है। कल अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी के दौरान ईरान की ओर जा रहे एक ऑयल टैंकर पर मिसाइल फायर किए थे। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकेबंदी को पार करके एक शिप खार्ग द्वीप की ओर जा रहा था। कई चेतावनी दी गई। कई चेतावनियों के बाद भी जब जहाज को नहीं मोड़ा गया, तब अमेरिकी फाइटर जेट्स ने शिप के इंजन पर हेल फायर मिसाइल्स दाग दी, जिसके बाद जहाज को काफी नुकसान हुआ। 13 अप्रैल के बाद से अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी लगाई हुई है और वहां जाने वाले 100 से ज्यादा जहाजों को वापस भेजा गया है। जहाज को रोकने से ईरान भड़क गया, जिसके जवाब में उसने कुवैत, बहरीन पर मिसाइल ड्रोन अटैक किए। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि आईआरजीसी ने कुवैत एयरपोर्ट के अलावा बहरीन में मौजूद यूएस नेवी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। आईआरजीसी का दावा है कि इस हमले में काफी नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सभी हमले को समय रहते हुए इंटरसेप्ट किया गया, नाकाम कर दिया गया। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। ईरान ने 2 मिसाइलें कुवैत पर, 3 मिसाइलें बहरीन पर दागी, जिन्हें नाकाम कर दिया गया। आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिका को उत्तर कोरिया में ईरान नजर आता है। जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने यूरेनियम को सरेंडर करे, तब जानते हैं किम जोंग उन क्या कर रहे हैं। किम जोंग उन ने एक गजब का खेल किया है। उत्तर कोरिया की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी फैक्ट्री का दौरा किया जहां यूरेनियम को परमाणु हथियारों के लिए एनरिच किया जाता है और तस्वीरें जारी कर दी। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने खुद इन तस्वीरों को जारी किया है, जो अमेरिका के लिए बड़ा संदेश मानी जा रही है। और इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि क्या इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर उसका यूरेनियम सरेंडर करने के लिए दबाव बना रहे हैं। असल में परमाणु हथियारों को लेकर जो दबाव आज ईरान पर है, वही दबाव आज से 40 साल पहले उत्तर कोरिया पर भी था। उस वक्त अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर कई प्रतिबंध लगाए ताकि वो परमाणु हथियार बनाने की अपनी जो कोशिशें हैं उसको बंद कर दे। कई बार उत्तर कोरिया ने यह वादा भी किया कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उस वक्त अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर निगरानी रखी, लेकिन ईरान की तरह उसे अपना यूरेनियम सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं किया। और इसी बात का फायदा उठाकर गोपनीय तरीके से उत्तर कोरिया ने साल 2006 में अपना पहला परमाणु हथियार बना लिया। और यह वो क्षण है जिसके कारण आज अमेरिका ईरान के मामले में कोई लापरवाही नहीं करना चाहता है। अमेरिका को लगता है कि अगर उसने ईरान का यूरेनियम उससे हासिल नहीं किया तो कुछ सालों के बाद ईरान भी परमाणु हथियार बना लेगा और वहां के सुप्रीम लीडर भी इसी तरह से परमाणु हथियार बनाने वाले कारखानों का दौरा करेंगे, जैसे किम जोंग उन उत्तर कोरिया में कर रहे हैं। देखिए। तो उत्तर कोरिया की तस्वीर आपने देख ली। किम जोंग उनका अपना एक स्टाइल है और उस स्टाइल में आप देख रहे हैं उनका एक मॉडल है और उसी मॉडल पर उत्तर कोरिया काम कर रहा है, जिसके कारण वो अपने यूरेनियम को अमेरिका के हवाले नहीं करना चाहता। ये तस्वीरें करीब साल भर पहले की हैं, जब इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। यह अमेरिका का दावा था। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने यही कहा था कि ईरान का यूरेनियम अमेरिकी हमलों के कारण जमीन के नीचे दब गया है और यह अब भी सुरक्षित है। लेकिन आज संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट आई है जो यह बताती है कि ईरान का यही यूरेनियम अब गायब हो चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी निगरानी से बाहर निकल गया है। वो अब इतना तक बता पाने की हालत में नहीं है कि ईरान के पास इस वक्त कुल कितना यूरेनियम है, उसका क्या फॉर्म में वो यूरेनियम है, किस स्वरूप में है, उसे किस खुफिया जगह पर छिपा कर रखा गया है।
आईएईए ये तक नहीं बता पा रही कि ईरान ने यूरेनियम को और ज्यादा ताकतवर बनाने की अपनी जितनी भी उसकी गतिविधियां थी उसको पूरी तरह से रोका है या नहीं। ये समझ से परे है कि दुनिया भर की न्यूक्लियर साइट्स और कार्यक्रमों की देखरेख नियंत्रण करने वाली संस्था इतनी बेबस और असहाय नजर आ रही है। और ऐसा हो भी सकता है कि ईरान पिछले साल अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बचाने में कामयाब हो गया था और यूरेनियम को उसने किसी और जगह सुरक्षित छिपा दिया है। आपको ये बताते हैं कि भारत को दूसरे देशों से सर्टिफिकेट लेने की आखिर क्या जरूरत है। अगर कोई विदेशी अखबार, कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, कोई ग्लोबल थिंक टैंक भारत के बारे में कोई दावा कर दे तो हमारे यहां उसे लगभग अंतिम सत्य की तरह स्वीकार कर लिया जाता है। आज बात सोने की होगी, उसे शेयर किया जाता है, उसके आधार पर बहसें होती हैं, राजनीतिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सरकारों को घेरा जाता है। लेकिन जब उसी दावे को देश का केंद्रीय बैंक, आधिकारिक आंकड़े, जिम्मेदार संस्थाएं तथ्यों के साथ खारिज करती हैं तो अचानक लोगों को सबूत कम और संदेह ज्यादा दिखाई देने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? और क्यों विदेशी होने भर से कोई दावा विश्वसनीय नहीं हो जाता? इस हफ्ते 2 जून 2026 को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिसमें ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता ने अनुमान लगाया कि 22 मई तक के 2 हफ्तों में आरबीआई ने $12 बिलियन यानी लगभग 1,16,000 करोड़ रुपए का सोना बेचा है और इसी दौरान $7.5 बिलियन की विदेशी मुद्रा खरीदी है। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा तर्क यह था कि ईरान युद्ध के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी दबाव है और शायद इसीलिए आरबीआई ने अपने सोने का कुछ हिस्सा बेच दिया और बेचकर डॉलर रिजर्व को मजबूत किया है। बड़ी बात यह है कि इस अनुमान का कोई विश्वसनीय आधार था ही नहीं। भारत को लेकर इतनी बड़ी बात सिर्फ यह सोचकर लिख दी गई कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ रही है और फिर भी आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में इजाफा नहीं हो रहा है तो शायद आरबीआई ने कुछ सोना बेच दिया होगा। अब ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई, हमारे देश में खूब हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब देश का सोना बेचा गया, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इस रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी ने यह कहा कि भारत में आर्थिक सुनामी आने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अगले 1 साल में गिर जाएगी। इतना हंगामा हुआ, आरबीआई ने इस खबर का फैक्ट चेक किया। यह बताया कि 3 जून को भारत की फिजिकल होल्डिंग, जो गोल्ड होल्डिंग है, वो 880.52 टन थी और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आरबीआई के बाद पीआईबी ने भी यही बताया कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का महत्व बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। दिसंबर 2025 में यह हिस्सेदारी 13.92% थी, जो 31 मार्च 2026 को 16.70% हुई और 22 मई को 2026 को 16.85%। जानते हैं, इस फैक्ट चेक के बाद ब्लूमबर्ग ने अपनी गलती मानी, अपनी रिपोर्ट को हर प्लेटफॉर्म से डिलीट किया। जब तक ब्लूमबर्ग ने खुद माफी नहीं मांगी थी और खुद रिट्रैक्ट नहीं किया अपनी इस खबर को, तब तक कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं था। अब ब्लूमबर्ग ने यह भी कहा कि उसकी पुरानी रिपोर्ट गलत थी, इनएक्यूरेट शब्द उन्होंने लिखा है और वो इसके लिए खेद प्रकट करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ब्लूमबर्ग ने तो इस रिपोर्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे देश के जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने, जिन यूट्यूबर्स ने इस रिपोर्ट पर आधारित बड़े बड़े एक्सप्लेनर्स बना दिए, इस पर पोस्ट लिखे, उन्होंने अब तक इसे डिलीट नहीं किया है। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अब भी यह खबर एक लेबल की तरह चिपकी हुई है, जबकि ब्लूमबर्ग इस रिपोर्ट को डिलीट कर चुका है। और इसीलिए सवाल यह है कि अगर फेक न्यूज फैलाकर ब्लूमबर्ग उस खबर को हटा सकता है, उस पर खेद प्रकट कर सकता है, तो इस रिपोर्ट पर लंबे चौड़े पोस्ट लिखने वाले जो अलग अलग लोग हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो एक फर्जी खबर पर अपने पोस्ट और एक्सप्लेनर को क्यों नहीं हटा रहे हैं? और क्या इससे ये नहीं पता चलता है कि हमारे देश में सिर्फ राजनीति के लिए कितनी गंदी राजनीति की जाती है? क्या भारत में हर्षद मेहता से भी एक बड़ा स्कैम हुआ है? और क्या यह स्कैम 15 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है? 15 लाख करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। यह पैसा हमारे 2 साल के रक्षा बजट के बराबर है। पाकिस्तान जैसे देश की आधी जीडीपी, और यहां तो यह मामला सीधे भारत के शेयर मार्केट और एलआईसी से जुड़ा हुआ है।
राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की जिस कंपनी पर इस घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उसमें सरकारी बीमा कंपनी LIC की 10.8% की हिस्सेदारी है और इसी वजह से ही यह मामला बहुत गंभीर हो जाता है। हम आपको एक एक करके वो सारी बातें बताएंगे जिससे आप इस पूरे मामले को समझ सकें। यह पूरा विवाद शुरू होता है सेबी के एक अंतरिम आदेश ने। वही सेबी जो भारत के शेयर बाजार का चौकीदार है, उसकी निगरानी करने वाला एक रेगुलेटर है। अब सेबी ने क्या किया? सेबी ने कड़ा एक्शन लिया और सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ 109 पन्नों का एक अंतरिम आदेश जारी किया है। राजेश एक्सपोर्ट्स भारत की एक बड़ी कंपनी है। करती क्या है यह कंपनी? सोने की रिफाइनिंग और गोल्ड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स का यह काम करती है। सेबी ने आरोप लगाया कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू और सेल्स के आंकड़ों में बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। अब यह गड़बड़ी इसलिए चिंताजनक थी क्योंकि रेवेन्यू में हेरफेर कुछ पैसों का नहीं हुआ। आरोप है कि इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच पूरे 15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार दिखाया, जो वास्तविकता से कहीं ज्यादा था। आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी कह रही थी कि उसने इन 4 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया, जबकि सेबी का कहना है कि इतना कारोबार इस कंपनी ने कभी किया ही नहीं है। मतलब 15 लाख करोड़ का जो उसने नंबर दिया वो पूरी तरह से गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, और कैसे किया अब वो भी समझिए। दरअसल ये कंपनी कहती थी कि उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू स्विट्जरलैंड की एक गोल्ड रिफाइनरी से आता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू। नाम है वालकैम्बी। अब इस दावे के आधार पर सेबी ने इस विदेशी कंपनी के भी बैंक खातों की जांच की, और जब जांच हुई तो यह पता चला कि जितना कारोबार राजेश एक्सपोर्ट्स ने इसके साथ होने का दावा किया है वो इस कंपनी के रिकॉर्ड से मेल ही नहीं खाता। सेबी का यह भी आरोप है कि इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू के सही और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, जैसे उन ग्राहकों की पूरी सूची नहीं दी जिन्हें सोना बेचने का दावा था। जो सप्लायर्स सोना इससे खरीद और बेच रहे थे उनकी भी जानकारी नहीं दी। इस कंपनी की जो सहायक कंपनियां हैं और जो विदेशों में काम कर रही हैं, उनका भी वित्तीय रिकॉर्ड सेबी को सौंपा नहीं गया, और इसी वजह से ऑडिटर इस कंपनी की पूरी तरह से जांच नहीं कर पाए। अब मान लीजिए कोई दुकानदार आपसे यह कहे कि उसने पूरे साल काम करके 1 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उसका मुनाफा सिर्फ 1 लाख रुपए रहा, तो आप क्या कहेंगे? आप यही सोचेंगे कि इतनी बड़ी बिक्री के बावजूद मुनाफा इतना कम। और आरोप है कि इस मामले में भी यही खेल चल रहा था। राजेश एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू तो करोड़ों में था, लेकिन इसका कुल बाजार मूल्य सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़े भी इस साल के हैं जब यह कंपनी 7,80,00,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का दावा कर रही है। सेबी का यह भी कहना है कि इस कंपनी ने अफ्रीका में सोने की खदानों में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने का दावा किया, लेकिन जब जांच हुई तो सेबी को इसके पास से वैल्यूएशन रिपोर्ट, निवेश के प्रमाण और पर्याप्त दस्तावेज मिले ही नहीं। इससे यह सवाल उठता है कि यह निवेश हुआ भी था, यह सिर्फ कंपनी की आमदनी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए किया गया था। अब आप पूछेंगे कि अगर इस कंपनी ने 15 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया तो यह भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला कैसे हो गया? तो इसके पीछे है शेयर बाजार की कहानी। शेयर बाजार में जब निवेशक किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो वहां उसकी आर्थिक सेहत देखी जाती है, यानी उस कंपनी का कारोबार कितना बड़ा है, उसकी सेल कितनी है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसमें निवेश करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। आप भी अगर शेयर में इन्वेस्ट करते होंगे तो यही सब देखते होंगे। तमाम जो हेल्थ पैरामीटर्स एक कंपनी के कहलाते हैं। अब क्योंकि इस कंपनी पर आरोप लग रहा है कि उसने अपने रेवेन्यू को वास्तविकता से ज्यादा बताया था, इसीलिए शेयर बाजार में उसका माहौल बना। उसने दिखाया बढ़ा चढ़ाकर नंबर, उसके हक में पूरा शेयर बाजार में एक माहौल बना, और सबको लगा कि यहां पर अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। निवेशकों ने सोचा कि इस कंपनी में पैसा लगाने से उनको फायदा होगा, और इन निवेशकों में सिर्फ आम लोग नहीं थे। यह खबर इसीलिए बहुत बड़ी है, इनमें सरकारी बीमा कंपनी LIC भी थी। इन आंकड़ों को देखिए, मार्च 2016 में इस कंपनी में
LIC की हिस्सेदारी सिर्फ 1.99% थी। साल 2022 में बढ़कर हो गई 11.22%। मार्च 26 में 10.8%। इसका मतलब यह है कि LIC ने पिछले 10 सालों में अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में 5 गुना बढ़ाई। और यह भी तब हुआ जब म्यूचुअल फंड्स को पहले दिन से इस कंपनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 2016 में म्यूचुअल फंड्स की इस कंपनी में 0.5% की हिस्सेदारी थी, जो आज 0 है। पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी के रेवेन्यू को संदिग्ध मानकर इससे दूर रहा, लेकिन इसी जगह LIC ने इसमें अपना निवेश 5 गुना बढ़ा दिया। LIC एक सरकारी बीमा कंपनी है। जो लोग LIC में पॉलिसी खरीदते हैं, उन्हें पैसे को यह कंपनी आगे निवेश करती है, जिससे यह मामला बड़ा हो जाता है।